गुड मॉर्निंग क्लास। हम दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि कई प्रकार के शहर वहाँ विकसित थे। पहले शहर वो थे जो मंदिर के चारों ओर थे, दूसरे जो वो शहर थे जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए, और कुछ शहर शाही शहर थे। इसमें हम मंदिर के रूप में जो विकसित हुए उन शहरों को पढ़ चुके हैं। वहाँ देवी देवताओं की कैसे मूर्ति का निर्माण करके उनकी पूजा की जा रही थी, उनको अपना स्वामी मान करके उनके लिए बहुत सारे मछलियाँ, खाद्य पदार्थ, अनाज, और फिर धीरे धीरे वहाँ व्यापार भी प्रारंभ हुआ। ये हम पढ़ चुके हैं। और फिर देखा गया कि वहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आई थी फरात नदी के द्वारा। जो ज़्यादा पानी जहाँ आ रहा वहाँ फसल डूब रही थी और कुछ जगह खेत सूख रहे थे। आज उसी के आगे हम पढ़ रहे हैं कि जो कुछ ऊपर के हिस्से थे, जहाँ पहाड़ियाँ थी या जो तलहटी थी, वहाँ पर अगर पानी को रोक लिया जाता था तो नीचे के हिस्से वाले जो गाँव थे वो वहाँ पानी नहीं मिल पाता था, और कहीं कहीं मिट्टी रुक जाती थी, इससे बहाव भी रुक जाता था और पानी नीचे नहीं पहुँच पाता था। तो कई बार वहाँ लड़ाई और झगड़ा होता था ज़मीन और पानी के लिए। और इस लड़ाई में जब जिस मुखिया के द्वारा जिसकी विजय हो जाती थी तो वे आपस में लूट का माल बांटते थे, और जितने भी लोगों को वो पकड़ते थे अनुयायी बना लेते थे उनको, यानी अपना एक तरह से चौकीदार या नौकर बना लेते थे। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगी, और जो विजय प्राप्त करता था वो जो नेता था वो स्थायी रूप से मुखिया नहीं बन पा रहा था। लेकिन आगे चलकर इन्होंने नेताओं को ने धीरे धीरे विकास करते हुए शहरीकरण को बढ़ाने के लिए समुदाय बनाना प्रारंभ किया, नई नई संस्थाएं बनाना प्रारंभ की, और नई नई परिपाटियाँ यानी नई नई परंपराएं बनाना प्रारंभ की। विजेता मुखिया जो था वो उसका प्रमुख कार्य ये था कि कीमती जो भेंट या आदि जो भी लाता था वो जीत करके अपने देवता को अर्पित करता, और मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट पत्थर और धातुओं लाने का प्रयास करके देवता और समुदाय देवताओं तक पहुंचाता। और धीरे धीरे इस प्रकार से जिस प्रकार से जो परंपरा शुरू हुई थी इनके द्वारा कि जो संपदा आई, जो कुछ लूटा, वो सब कुछ मंदिर को दे दिया जाए, मंदिर का विकास किया जाए। तो धन संपदा के द्वारा धीरे धीरे मंदिर का विकास होने लगा। तो एन मरकर की जो हम कहानी पढ़ रहे थे, उस कहानी की जो कविताएं थी, तो धीरे धीरे ये जो विकास उस कहानी से जुड़ता हुआ चला रहा था वो वास्तव में सत्य हो रहा था। तो जो राजा था उसी का सब कुछ समुदाय होता था, और वही समुदाय को नियंत्रण करता था और वही कार्य करवाता था। इस प्रकार धीरे धीरे विकास होने लगा, और जो मुखिया था वो ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए कि मेरे पास ही रहो, मेरे आसपास के क्षेत्र में रहो, तो धीरे धीरे वो सेना भी इकट्ठी कर रहा था अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर, और जो लोग थे वो भी पास में रहने पर एक दूसरे से सुरक्षित महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे मंदिर जो थे वो नगरों के रूप में बसने लगे, और यहाँ पर देखा गया है बहुत सारे सशस्त्र वीर यानी जिनके हाथ में शस्त्र हैं और जो शत्रु हताहत है, ऐसे चित्र मिले हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 3000 के आसपास उरूक जो नगर था वो सिर्फ 250 हेक्टेयर भूमि तक ही था। बाद में इसका विस्तार 400 तक भी होगा, यानी इसकी जो ज़मीन थी वो छोटी थी पहले, फिर वो बड़ी। धीरे धीरे गांव जो थे वो उजड़ गए, क्योंकि नगरों में आकर के लोग विस्तारित होने लगे। जो उरूक नगर था वो शहर के रूप में बदलने लगा, और एक सुदृढ़ प्राचीर बनाई गई रक्षा के लिए। लगभग 4200 के आसपास अगर ईसा पूर्व की बात करें तो ये जो हेक्टेयर था वो 400 हेक्टेयर बन गया। और धीरे धीरे अगर हम बात करें तो युद्धबंदी और स्थानीय लोगों ने अनिवार्य रूप से मंदिर का जो वर्ग फैलाने का जो कार्य किया था, शासक जो वर्ग कार्य कर रहे थे वो वहाँ पर ही रहने लगे। और उनका कार्य ये था कि अगर हमें काम करना है, कृषि के बदले हम कर दें या न दें, लेकिन हमें काम करना है, बदले में अनाज मिल रहा था, उनको खाने को, पेट भरने को भोजन मिल रहा था। तो ऐसी बहुत सारी राशन सूचियाँ हमें अभिलेखों से या जो उसके पुरातात्विक स्थल हैं उनसे प्राप्त हुई है, जिसमें अनाज, कपड़ा, तेल, इनकी मात्राएँ लिखी गई हैं। तो ऐसी सूचियाँ प्राप्त हुई है। 1500 आदमी 5 साल तक 10 घंटे तक काम कर रहे हैं, ऐसा ही भी इनको यहाँ पर सूची रूप में प्राप्त हुआ है। शासक जो होता था मंदिर का, जो मुखिया होता था, वो लोगों से काम करवाता था, पत्थर खुदवाता, धातु, खनिज, मिट्टी आदि तैयार करवाता, और मंदिर के जो बड़े बड़े निर्माण थे वो कार्य करवाता था। 3000 ईस्वी के आसपास उरूक ने खूब तकनीकी विकास हुआ उसका, और धीरे धीरे जो लोग थे वो ईंटों से स्तंभ बनाना सीख गए, बड़े बड़े कमरे बनाना सीख गए, और लकड़ी का काम उन्हें नहीं आता था तो क्षैतिज नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए ईंटों के स्तंभ बनाए गए। तो 3000 के आसपास हम ये कह सकते हैं उरूक जो नगर था उसकी तकनीकी प्रगति हुई।
सैकड़ों लोग जो थे वो मिट्टी के शंकु से कोण बनाने और पकाने का कार्य करने लगे। मंदिर में बड़े बड़े शंकु बनाए गए, उनको मंदिरों में लगाया गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उन पर रंग भी किए गए। तो जो ये कह सकते हैं कि कला का जो सुंदर विकास था, मूर्ति कला का विकास भी होने लगा। चिकनी जो मिट्टी थी उसकी अपेक्षा पत्थरों के द्वारा भी यहाँ कारीगरी करने का कार्य हुआ। और इस प्रकार से जो प्रौद्योगिक क्षेत्र की युगांतकारी परिवर्तन आया और जो उरुग शहर था उसकी शहरी अर्थव्यवस्था उन्नत हुई और कुम्हार का चाक का निर्माण भी किया गया और एक कार्यशाला बना करके बहुत सारे बर्तन भी वहाँ पर बनाए जाने लगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो दक्षिण मेसोपोटामिया का जो उरुग शहर था वो मंदिर से प्रारंभ होकर के शहरीकरण की ओर चलने लगा। यहाँ नीचे आपको चित्र में दिखाया जा रहा है 3 युद्धी बंदे हैं जो उनके हाथ बंधे हुए हैं। चौथा व्यक्ति जो है वो विजयी योद्धा है, उसके सामने वो हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं। ऐसे जो चित्र हैं वो शिलापट्ट के रूप में वहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि दक्षिण मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास वास्तव में उन्नत होने लगा था उरुग शहर के कारण।